हिरासत में मौजूद इन दर्जन भर लोगों की शक्ल सूरत पर मत जाएं, क्योंकि असम पुलिस के मुताबिक इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। पुलिस का कहना है कि इनका इरादा था भारत में जिहाद के नाम पर, खास तौर पर असम और त्रिपुरा में सांप्रदायिक आग को भड़काना। बात 2024 की है, साल खत्म होने को था। बारपेटा रोड के निचुका से ताल्लुक रखने वाले नसीमुद्दीन उर्फ तमीम ने एक यूट्यूब चैनल देखा जिसमें बात की गई थी मुजद्दिद की। इस्लाम में माना जाता है कि कोई एक सदी के बाद मुजद्दिद आते हैं और धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए वो काम करते हैं। तमीम ने दरियाफ्त की तो पता चला कि यूट्यूब चैनल के पीछे बांग्लादेश में रहने वाला कोई खालिद है। तमीम ने यूट्यूब चैनल पर यूजर आईडी को क्लिक किया तो उसे एक टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट कर दिया गया जिसका एडमिन खालिद था। खालिद को इंस्ट्रक्शन मिलती थी बांग्लादेश के उमर, सुजान बिन सुल्तान और शमीम से। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन देने वालों में पश्चिम बंगाल से मीर रहमान और त्रिपुरा के जिगर मियां शामिल थे। असम पुलिस का कहना है कि इसके बाद पूर्व आकाश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना जिसका एडमिन खालिद था, लेकिन बाद में तमीम को उसका एडमिन बना दिया गया और उसमें करीब 2 दर्जन और लोग शामिल किए गए। अब इस ग्रुप के बांग्लादेशी कर्ता धर्ता तमीम के जरिए बात करने लगे गजवाए हिंद की, यानी कि हिंद पर इस्लामी शासन कायम करने की। खालिद ने कुछ किताबों का जिक्र किया जिसमें दावा किया गया था कि इमाम महमूद नाम से मुजद्दिद आ चुके हैं, लेकिन असम पुलिस की जांच में सामने आया है कि खालिद ने जिन किताबों का जिक्र किया था वो सब फर्जी थी और इसके पीछे हाथ था इमाम महमूदेर काफिला यानी आईएम के नाम के एक बांग्लादेशी टेरर ग्रुप का। ये टेरर ग्रुप एक और टेरर ग्रुप जिसका नाम हम सब जानते हैं, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक ऑफशूट है और आईएमके को बनाया है जुएल महमूद यानी इमाम महमूद ने, जो आईएमके का अमीर होने का दावा करता है। 2024 में बांग्लादेश के एंटी टेरर इन्वेस्टिगेटर्स ने 28 साल के जुएल अली यानी इमाम महमूद को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि उसकी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, लेकिन इस ग्रुप के सामने आने से साफ है कि ये ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया है। जानकारों का कहना है कि जुएल अली अपने पांव पर खुद खड़ा नहीं हो सकता और उसे चलने के लिए मदद की जरूरत होती है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में उसने काफी सारे रिक्रूट्स इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन 2024 के क्रैकडाउन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि आईएमके की गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। लेकिन असम पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि भारत को आईएमके के खतरे से आगाह रहने की जरूरत है। इस मुद्दे पर हमने और बात की एनआईए के पूर्व चीफ वाईसी मोदी से। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत में जिहादी खतरे की। और मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं वाईसी मोदी साहब, एनआईए के चीफ रहे हैं, आरएडब्ल्यू में अपनी सेवाएं दी हैं और इसके अलावा असम मेघालय कैडर से ताल्लुक रखते हैं, 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स में। सर, अभी असम पुलिस ने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसमें दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल बांग्लादेश में बैठे हुए कुछ लोगों के इशारे पर बनाया गया था और इसमें बात चल रही थी कि किस तरीके से भारत में वायलेंट एक्टिविटीज की जाए और किस तरीके से तख्ता पलट की बात हो रही थी। ये इस खतरे की बात जो बांग्लादेश से खतरा आने वाला है या आ रहा है, इसकी हम पिछले काफी समय से चेतावनियां हमें मिल रही हैं।
और ये इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया है। तो सर, मैं इस स्थिति में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश से हम इस वक्त किस तरीके के खतरे का सामना कर रहे हैं, और अगर आप हमारे दर्शकों को इसकी कुछ बैकग्राउंड में भी ले जाएं और बता पाए विस्तार से तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये खतरा नया नहीं है। 2005 में बांग्लादेश में विभिन्न स्थानों पर, लगभग 500 के आसपास स्थानों पर लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जमाते जेएमबी बांग्लादेश ने करवाए थे, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने करवाए थे। उसमें डेथ्स तो शायद ज्यादा नहीं हुई थी, 2 लोग ही शायद मरे थे, परंतु उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ था। बांग्लादेश सरकार ने, उस समय की तत्कालीन बांग्लादेश सरकार ने उन पर एक्शन भी लिया था, काफी लोगों को अरेस्ट भी किया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग इंडिया में स्नीक कर गए थे। उनमें एक सलाउद्दीन नाम का व्यक्ति था जिसने जेएमबी बांग्लादेश की गतिविधियां हिंदुस्तान में, भारत के दूसरे सारे हिस्सों में थोड़ी बहुत चलाने की कोशिश की। आपको ध्यान होगा कि 2014 में बर्दमान ब्लास्ट हुआ, इनफैक्ट समय पहले ही इंडिया में आया था, और 2014 में जो बर्दमान ब्लास्ट हुआ उसमें भी ये व्यक्ति शामिल था। शुरू में ये माना गया था कि ये बर्दमान ब्लास्ट जो है वो लोकल इंडियन मुजाहिदीन का काम है, परंतु बाद में इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इसमें जेएमबी बांग्लादेश का हाथ था। तो इस तरह से, और उसके बाद हमारे यहाँ गया में, ध्यान होगा आपको, 2019 में दलाई लामा की विजिट के टाइम जो है, के विजिट के बाद, तुरंत बाद जो है ब्लास्ट हुआ। तो ये माना गया कि ये जो है शायद रोहिंग्या इशू पे वो भारत को कुछ चेतावनी देने का प्रयास किया गया है, और अल्टीमेटली एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इसमें जेएमबी बांग्लादेश का हाथ है। इसी तरह उससे कुछ समय पहले यहाँ बेंगलोर में विभिन्न स्थानों पर कई डकैतीज हुई थी, और जिसमें भी हमारी थोरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकला था कि ये सब जेएमबी का ने किया है। इनफैक्ट 2019 में अक्टूबर महीने में एनआईए ने एटीएस चीफ्स की कॉन्फ्रेंस की थी। उस कॉन्फ्रेंस में जब मेरे संबोधन का विशेष थ्रस्ट जो था वो जेएमबी बांग्लादेश के ऊपर ही था, तो इसलिए जो है, और उस समय भी आप देखिए 2019 और आज 6 साल हो गए हैं, तो हम लोगों ने उस समय भी इस खतरे को डिफरेंट स्टेट्स के एटीएस चीफ्स को और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बारे में एनआईए ने चेताया था कि ये खतरा है और इस पर हमें ध्यान देना होगा। सर, बांग्लादेश से खतरा लगातार बना हुआ है, जैसा कि आपने हमें बहुत विस्तार से समझाया कि 2005 से लेकर बहुत सारे ऐसे वहां पे एलिमेंट्स हैं जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद और वहां पे नई सरकार बनने के बीच में जो अंतरिम सरकार बनी यूनुस साहब के नेतृत्व में, उसके कार्यकाल में ये खतरा बढ़ क्यों गया है? देखिए, हर जो इस तरह के रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको सरकार किस तरह की सरकार है उस पर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जनरली भारत की तरफ उसके संबंध अच्छे माने जाते थे, सिंपैथेटिक मानी जाती थी, और हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस वजह से जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो दबे बैठे रहते थे, वो इतना ओपनली एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे। जबकि तख्ता पलट के बाद जो नई सरकार आई उसने इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया और इन एलिमेंट्स को बढ़ावा मिला, और इन एलिमेंट्स ने ये फील किया कि अब वो अपनी गतिविधियां और जोर शोर से फैला सकते हैं। तो शायद मेरा मानना है इसी वजह से
जो उन लोगों की एक्टिविटीज बढ़ी हैं, और जिसको हम भाषा में कहते हैं कि उनको डर थोड़ा खत्म हो जाता है, इस तरह के एलिमेंट्स को वो ज्यादा एम्बोल्डन हो जाते हैं जब जो सरकार उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे रही होती है। तो ये खतरा, और क्योंकि वहां अस्थिरता है बांग्लादेश में, तो इस वजह से भारत के लिए खतरा और बढ़ गया है। सर, आपके टाइम में जैसे आपने कहा कि शेख हसीना की सरकार के टाइम पे हमारे इन इन जो भारत विरोधी एलिमेंट्स हैं या जिहादी एलिमेंट्स हैं, जिनके न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश को भी खतरा है, उन पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। शायद वो अंकुश थोड़ा सा कम हो गया है। आप एनआईए के चीफ रहे हैं, बहुत दफा आपकी अपने काउंटर पार्ट से बांग्लादेश में बात होती होगी। उस टाइम पे शेख हसीना की सरकार थी, तो किस तरीके का रवैया रहता था, अगर आप बता पाए तो? देखिए, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जो भी हम लोग की कंपैरेटिवली जो भी शेयरिंग थी, स्पेशली हम लोग उन दिनों फेक करेंसी के बारे में काफी हमारे संबंध थे, हम लोगों का रेगुलर इंटरेक्शन होता था, और जो भी बांग्लादेश से इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स आते थे और हमारे ऑफिसर्स के साथ मिलते थे, हम लोगों ने काफी उनकी ट्रेनिंग भी की है, तो जनरली हम लोग उनको पॉजिटिव पाते थे, और उनका सदा उनको भी ये, जैसे आपने कहा कि खतरा अकेला भारत के लिए नहीं है, वो बांग्लादेश के लिए भी खतरा है, तो वो स्वयं इस बात को मानते थे और जानते थे। सर, 14 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है, लेकिन उनके बेटे तारिक रहमान मौजूद हैं उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए। और शेख हसीना की पार्टी को तो बैन ही कर दिया गया है। और अभी एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली अगर चुनाव अभी हो जाते हैं तो मोस्ट लाइकली सरकार जो है वो बीएनपी की बनेगी, और हो सकता है कि तारिक रहमान को आप फेब के महीने में बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखें। हमें तारिक रहमान से क्या उम्मीद करनी चाहिए भारत की? आप सिक्योरिटी के लिहाज से किन किन तत्वों पर तारिक रहमान को काबू पाना होगा, न सिर्फ अपने लिए, भारत के लिए तो जरूरी है ही, बल्कि अपने लिए भी? देखिए, जैसे सबसे पहला नाम तो जेएमबी का ही है, और सरकार की तरफ से एक मैसेज क्लियर होना चाहिए, इस तरह की भी जो भी गतिविधियां करते हैं या जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, कि कोई भी एक्टिविटी, एंटी इंडिया एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं होगी, और स्पेशली इस तरह की एक्टिविटी जो वहां से लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, या जो लोग ऑलरेडी उनके सिंपैथाइजर्स इंडिया में हैं और वो उनको बांग्लादेश से बैठकर रन करते हैं, ये किसी भी हालत में हम लोग तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। बांग्लादेश सरकार को भी उन पर पूरा रोक लगाना होगा, और जिस तरह मैं यूं समझता हूं कि जब ये नई सरकार आती है, वो मैं नहीं मानता कि वो एंटी इंडिया होगी, क्योंकि ये उनके अपने ही हित में है कि भारत के साथ संबंध अच्छे रहें। लेकिन सरकार की तरफ से जो भी चुनी हुई सरकार आती है वहां, उसकी तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज इस तरह के एलिमेंट्स को जाना बहुत जरूरी है, वरना वो अपने आप को एम्बोल्डन हो जाते हैं, वरना उन लोगों को फीलिंग ये आती है कि सरकार उनकी गतिविधियों पर उस तरह की रोक नहीं लगाएगी, तो वो और ज्यादा निडरता से गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। सर, इसमें यह भी देखना होगा कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश की अगली सरकार में कितनी हिस्सेदारी होती है। बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत विरोधी माहौल बना है, उसको प्रश्रय देने का बहुत सारा जिम्मा जो है वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर है। सर, लेकिन हम जो असम पुलिस के मॉड्यूल पे जिससे हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी, हम उस पर वापिस आना चाहते हैं। उसमें जो असम पुलिस से हमें पता चला है, उसके हिसाब से एक यूट्यूब चैनल पे एक व्यक्ति ने ऐसा दावा किया कि वो जो सदी में ऐसा एक कोई इस्लामिक संत आता है जो कि उसके पुनरुद्धार का, रिवाइवल का काम करता है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने उस यूट्यूब पे उस वीडियो को देखा, उसके बाद उसको एक टेलीग्राम चैनल के लिंक पे ले जाया गया, फिर बाद में उसी को एडमिन बना दिया गया और उसी के साथ बहुत सारे लोग इंडिया में जोड़ दिए गए, और उसको डायरेक्शंस जो हैं वो बांग्लादेश से
बैठे हुए व्यक्ति जो हैं वो दे रहे थे। ये खतरा खास तौर पर, इसमें ज्यादातर गिरफ्तारियां जो हैं वो असम से हुई और एक त्रिपुरा से भी हुई। ये खतरा हमारे नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर पर मैं असम और बंगाल की बात करना चाहूंगा, वहां किस तरीके का खतरा और वहां की पुलिस को किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, हमारे अपने एनआईए के एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं, हम लोगों ने रेडिकलाइजेशन पे काफी वहां स्टडी भी की थी कि रेडिकलाइजेशन जो होता है, और या जो आप ये कहिए कि जो दूसरे देशों की एजेंसीज या एलिमेंट्स जो एसेट्स रेज करते हैं, जो अपने लिए काम करने के लिए वो लोगों को तैयार करते हैं, उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। इंटरनेट से ही आज के दिन सारी दुनिया एक दूसरे से बड़ी तेजी से जुड़ गई है। जहां इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वैसी इंटरनेट पर बहुत सारा झूठ और बहुत बहुत सारा मैं ये कहूंगा कि अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो ये जो झूठ के भरोसे से वो यंग लड़कों को जो है इसलिए बरगलाते हैं। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी कंप्यूटर के मामले में, नेट के मामले में बहुत नेट सेवी हैं। कम इंटरनेट का नॉर्थ ईस्ट में, सारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत इस्तेमाल होता है। बच्चे बहुत इंटरनेट को देखते हैं। तो ये तो एक सारी दुनिया के लिए तो खतरा है ही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट भी इससे छूटा नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट के भी यंग लड़कों को वो इस कार्रवाई के लिए तैयार करते हैं। अभी तो असम पुलिस ने एक ही मॉड्यूल पकड़ा है। मेरा मानना यह है कि इस तरह के लोग और बहुत हो सकते हैं जिन पर कंप्यूटर सर्वेलेंस से, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से और ह्यूमन इंट से प्रयास करना होगा कि इस तरह के एलिमेंट्स जो हो, जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, उनको हम डीरेडिकलाइज कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी हार्डन हो गए हैं, उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई करके उनको सजा दिलाई जाए, ताकि और लोग और यंग लोग इस कार्रवाई में शामिल ना हो। सर, अगर हम लोकल पुलिस की बात करें तो उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, अगर बंगाल और असम को ही देखा जाए तो? देखिए, लोकल पुलिस का तो मेरा ये मानना होता है कि जो हमारा लोकल एसएचओ है, लोकल थानेदार है, वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का उसका सोर्स रहता है। उसके पास तो हमारी जितनी भी एक्चुअली जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उन लोगों को इस मामले में काफी लोगों को तो हमें मानना पड़ेगा कि उनकी इस चीज की समझ ही नहीं, उनको जानकारी ही नहीं है। हमें पहले उन लोगों को, हमारे अपने पुलिस पर्सनल को इस बारे में अवगत कराना होगा कि ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है, और जहां भी जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, उसको मॉनिटर कर, किसी छोटी छोटी घटना को नजरअंदाज ना करें। तो जम्मू कश्मीर में अभी आपने रिसेंट देखा ही है कि पोस्टर लगने से, कश्मीर में कहीं पोस्टर लगते हैं, एसएचओ या पुलिस वहां की एक्टिव थी, उन्होंने उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, जो जाकर जो चांदनी चौक ब्लास्ट तक पहुंचा, और कितने लोगों को यहाँ कितने 2800 किलो एक्सप्लोसिव के साथ जो है हम लोगों ने, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, जम्मू कश्मीर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने या हरियाणा पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा, और इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव सीज किया गया। तो मेरा ये मानना है कि लोकल पुलिस को हम लोगों को इस मामले में बहुत अलर्ट करना होगा कि किसी भी छोटी से छोटी घटना को नजरअंदाज ना करें, ताकि उसके तह तक जाए, ताकि जो इस तरह की गतिविधियां अगर कुछ होने का खतरा भी हो तो उन पर समय से ही कंट्रोल किया जा सके। सर, चुनाव भी इन राज्यों में दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पॉलिटिक्स से बचना होगा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देनी होगी। देखिए, ये तो जितने भी इस तरह के लोग आते हैं, उनको
इस तरह लोकल पॉलिटिक्स को वो समझते हैं। आपको ध्यान होगा बर्दवान में जो जहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, वहां उन लोगों ने जो मकान किराए पे लिया हुआ था, वो लोकल टीएमसी लीडर का मकान किराए पे लिया, ताकि उनको पता है कि रूलिंग पार्टी के अगर लीडर के मकान में आप रह रहे हैं तो आपकी चेकिंग होने की संभावना कंपैरेटिवली कम है। अल्टीमेटली वो, क्योंकि वहां बम ब्लास्ट हो गया तो पकड़े ही गए, लेकिन इशू ये है ना कि वो पॉलिटिक्स तो रहती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हर इशू पॉलिटिसाइज हो जाता है। आतंकवादियों के मामले में तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिक्स किसी भी पार्टी द्वारा नहीं की जानी चाहिए। और असम बंगाल में तो इस मामले में हमें बहुत बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये थे वाईसी मोदी साहब, जिन्होंने बोला कि बंगाल को लेकर बहुत बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्वोत्तर से जिहादी खतरे के, जो बढ़ता हुआ जिहादी खतरा है, उसको देखते हुए। मोदी साहब, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आगे भी आपसे चर्चा में शामिल होकर आप इसी ऐसे ही मुद्दों पर हमसे बात करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank